नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हॉरर विद डैनी में। और आज फिर से लेकर आया हूँ एक और थ्रिल से भरी हुई हॉरर फिल्म एक्सप्लेनेशन को। फिल्म का नाम आपको टाइटल में मिल जाएगा और ज़्यादा देरी न करते हुए शुरू करते हैं कहानी को। दोस्तों, कहानी शुरू होती है प्रभेंदु से, जो एक गिटारिस्ट है और अपने म्यूजिक बैंड के साथ स्टेज पर परफॉर्म कर रहा होता है। और उसकी लाइफ का सबसे बड़ा सपना होता है कि वो यूरोप जाकर परफॉर्म करे। और फाइनली उसके बैंड को वहाँ पर परफॉर्म करने का चांस भी मिल जाता है। लेकिन बदकिस्मती से सिर्फ प्रभेंदु का वीज़ा ही कैंसिल हो जाता है और बजट के इशू की वजह से ऑर्गेनाइजर्स उसे बैंड से ही निकाल देते हैं। इस सेटबैक के बाद प्रभेंदु कम्प्लीटली कंफ्यूज हो जाता है कि अब लाइफ में वो क्या करेगा। उसी वक्त उसे याद आता है कि उसके भाई दीपू ने फोन करके उसे गाँव आने को कहा था, क्योंकि उसके पिता नीलकंदन का 70th बर्थडे का फंक्शन होने वाला है। पर प्रभेंदु और उसके पिता के बीच काफी सालों से बातचीत बंद थी, वो भी किसी पुराने इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट की वजह से। इसीलिए वो गांव की ओर भी रेयरली जाता था। लेकिन यूरोप की ट्रिप कैंसिल हो चुकी होती है और भाई के इंसिस्ट करने पर वो डिसाइड भी करता है कि थोड़े टाइम के लिए गांव वाले घर चला जाएगा। और दोस्तों, प्रभेंदु एक ब्राह्मण फैमिली से बिलोंग करता है, जहाँ उसके पिता, भाई और बाकी लोग पूजा पाठ करने वाले पुजारी होते हैं। उसने भी सारे मंत्र और रिचुअल सीखे हुए हैं, लेकिन वो खुद एक एथिस्ट है जो भगवानों को नहीं मानता और ओपनली कहता है कि उसे भगवान पर विश्वास ही नहीं है। म्यूजिक ही उसका धर्म है। पर फिर गांव पहुंचने पर वो अगले दरवाजे के बजाय पिछले दरवाजे से घर में घुसता है। घर में एक कुत्ता पप्पू होता है, जिसको उसकी माँ ने बड़े प्यार से पाला हुआ था। लेकिन माँ की डेथ के बाद प्रभेंदु इमोशनली घर से कट ऑफ हो गया था और उस कुत्ते का ख्याल नहीं रख पाया। वो सिर्फ अपने भाई और अपने वलाचा से ही अच्छे से बात करता है। उसका वलाचा एक अजीब सा आदमी होता है जो अनमैरिड है और बाथरूम में फ्लश तक नहीं करता, जिसकी वजह से प्रभेंदु उसे अक्सर डांट भी देता है। और फिर उसके भाई दीपू को केरला के बाहर एक पूजा करने का काम मिलता है और घर के एल्डर्स प्रभेंदु को टोंट मारते रहते हैं कि अगर तू भी पूजा करता तो आज पैसों की कमी नहीं होती तुझे। लेकिन प्रभेंदु क्लियरली कहता है कि उसे सिर्फ म्यूजिक चाहिए और उसका इंटरेस्ट सिर्फ म्यूजिक में ही है। गांव में उसका कजन और बेस्ट फ्रेंड रुपेश भी होता है, जो एक सक्सेसफुल पुजारी है। रुपेश प्रभेंदु को ऑफर देता है कि मेरे साथ चल और पूजा करके अच्छा खासा पैसा भी कमा ले। लेकिन प्रभेंदु इनिशियली मना कर देता है, क्योंकि वो एक एथिस्ट है। पर फिर एक रात प्रभेंदु और रुपेश तालाब के पास बैठे होते हैं, जब कुछ गांजा पीने वाले नशेड़ी लड़के रोड साइड पर खड़े हुए दिखते हैं। रुपेश उन्हें डांटने के लिए चला जाता है, लेकिन उल्टा वही लड़के रुपेश को डरा देते हैं। और प्रभेंदु बेकार के झगड़ों से बचने के लिए उनसे ज्यादा बहस नहीं करता और चुपचाप वहां से निकल जाता है। प्रभेंदु स्टूडियो में अपना म्यूजिक रिकॉर्डिंग का काम करता है, लेकिन काम के काफी ज्यादा इरेगुलर होने की वजह से पैसों की प्रॉब्लम चल रही होती है प्रभेंदु की लाइफ में। और जब वो वलाचा से पैसे मांगता है तो वो उसे उसके पिता के पास भेज देता है और पिता भी पैसे देने से मना कर देता है, क्योंकि प्रभेंदु पूजा नहीं करता और भगवान को भी नहीं मानता। फिर मजबूरी में प्रभेंदु फाइनली रुपेश के साथ पूजा पाठ के काम करने के लिए हाँ कर देता है। और रुपेश का पुराना असिस्टेंट श्री कुत्तन भी झगड़ा करके चला गया था, इसलिए रुपेश को एक हेल्पर चाहिए होता है। और वहीं प्रभेंदु को सारे मंत्र याद होते हैं, इसलिए वो फटाफट उसके एक काम को अडेप्ट कर लेता है और धीरे धीरे दोनों साथ में पूजा पाठ करने लगते हैं, हवन वगैरह भी करते हैं। और प्रभेंदु के पास थोड़ा पैसा भी आने लग जाता है। एक दिन एक घर में पूजा के दौरान झूला टूट जाता है और रुपेश भी बुरी तरह इंजर्ड हो जाता है और अब वो पूजा नहीं कर सकता, क्योंकि वो इंजर्ड हो चुका है। इसीलिए वो प्रभेंदु को अकेला भेजने लगता है और कुछ पैसों का एक हिस्सा दे देता है। एक दिन रुपेश प्रभेंदु को पलक्कड़ के एक लॉयर के घर भेजता है, जहाँ उनके एक +2 में पढ़ने वाले बेटे अविनाश पर किसी आत्मा का असर बताया जाता है। प्रभेंदु क्लियरली बोलता है कि उसने कभी भी भूत बाधा नहीं हटाई और ना ही वो भूतों में विश्वास करता है। लेकिन रुपेश मंत्र सिखाने का प्रॉमिस करता है। प्रभेंदु बस पकड़ने के बजाय ऑटो से चला जाता है, क्योंकि वो पिता की गाड़ी यूज नहीं करना चाहता और ना ही वो बस में जाना चाहता है। फिर वहां पहुंचकर लॉयर बताता है कि अविनाश पहले बहुत बात करता था, लेकिन अब काफी चुप रहने लगा है, खाना नहीं खाता और कहता रहता है कि कोई उसके साथ रहता है और बात करता है। और हमने डॉक्टर्स को भी दिखाया, लेकिन कोई इम्प्रूवमेंट भी नहीं हुई। प्रभेंदु पूजा शुरू करता है और अविनाश पहले से ही डर के मारे माँ का हाथ पकड़ के बैठा होता है। फिर प्रभेंदु जब उसकी आंखों में आंखें डालकर देखता है
तो उन दोनों के बीच कुछ स्ट्रेंज सा कनेक्शन बनता है और अचानक अविनाश मुस्कुरा देता है और अपनी माँ का हाथ छोड़कर उठ जाता है और खाना मांगता है। ये देखकर सब शॉक हो जाते हैं और लॉयर इतना इम्प्रेस्ड होता है कि 60,000 के बजाय 1,00,000 रुपए दे देता है प्रभेंदु को। फिर प्रभेंदु खुद ही कंफ्यूज हो जाता है कि ये मानकर एक्सेप्ट करता है कि शायद किसी दवाई का इफेक्ट हो या कोई और चीज, लेकिन उसे अब भी भूत बाधा में विश्वास नहीं होता और वो इस चीज को इग्नोर करके आगे बढ़ जाता है। अगले ही दिन प्रभेंदु नोटिस करता है कि उसके फोन में व्हाट्सएप की डीपी चेंज हो चुकी है और वो डीपी उसने खुद चेंज नहीं की। वो उस चीज को इग्नोर करता है और फिर वो पंडित का असिस्टेंट श्रीकुत्तन वापस आकर प्रभेंदु को ब्लैकमेल करने लगता है कि अगर तूने मुझे असिस्टेंट नहीं बनने दिया तो मैं गांव में बोल दूंगा कि तू एक एथिस्ट है। इस धमकी के बाद जाते वक्त उस असिस्टेंट का ऑटो के साथ एक्सीडेंट हो जाता है, जिससे सब और भी ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। घर पहुंचकर प्रभेंदु के पास एक कुरियर आता है जिसमें एक चूड़ीदार कपड़ा होता है, जबकि घर में कोई लड़की भी नहीं रहती, ना ही कोई लेडी। और फ़ोन चेक करने पर पता चलता है कि फ़ोन में काफ़ी सारे शॉपिंग ऐप्स इंस्टॉल हो चुके हैं और कार्ड से ऑर्डर भी हुए हैं, लेकिन प्रभेंदु ऐप्स डिलीट कर देता है और सो जाता है। रात को उठकर देखता है कि एक लड़की उसके रूम में बैठकर उसका फ़ोन यूज़ कर रही होती है और वो कैजुअली प्रभेंदु को हाय बोल देती है और एकदम से गायब हो जाती है। सुबह प्रभेंदु उसे हेलुसिनेशन समझकर डॉक्टर रफेल के पास जाता है और डॉक्टर कहता है कि अविनाश के केस के बाद अगर तुझे भी कुछ दिख रहा है तो पॉसिबल ये है कि तेरे ऊपर भी किसी का साया है, और डॉक्टर पूजा करने का सजेशन भी देता है, पर प्रभेंदु मना कर देता है क्योंकि वो एक एथिस्ट है। रात को मेडिसिन लेने के बाद भी लड़की फिर से आ जाती है और वो बताती है कि उसने चूड़ीदार रिटर्न करने के लिए ऑर्डर किया था, और तभी प्रभेंदु को ये रियलाइज़ होता है कि वो उस लड़की को देख सकता है और सिर्फ वही उस लड़की को देख सकता है। फिर लड़की बताती है कि वो एक आत्मा है, उसे अपना नाम या पास्ट बिल्कुल भी याद नहीं, सिर्फ इतना याद है कि वो एक क्रिश्चियन है और लेवेंडर फ्लावर्स वाली एक वाइट चूड़ीदार आउटफिट उसकी फेवरेट है। प्रभेंदु उसे डेल्लू कहकर बुलाने लगता है। ये प्यारा सा निकनेम देखकर उन दोनों की कहानी शुरू हो जाती है। यहीं से प्रभेंदु की लाइफ धीरे धीरे बदलने भी लग जाती है। डेल्लू के आने के बाद प्रभेंदु की ज़िंदगी धीरे धीरे बदलने लगती है। पहले जहां वो हर चीज़ को लॉजिक और कोइंसिडेंस के नाम पर इग्नोर करता था, अब चीज़ें डायरेक्टली उसके सामने होने लगती है और वो उन्हें झुठला भी नहीं पाता। डेल्लू बिना किसी डर के उसके साथ बातें करती रहती है, कभी फ़ोन यूज़ करती है, कभी घर के छोटे मोटे काम भी कर लेती है, जैसे फ्लश चलाना, लाइट ऑन ऑफ करके दिखाकर उसे कन्विंस करती है कि उसके दिमाग का वहम नहीं, वो एक असली आत्मा है। प्रभेंदु अब भी खुद को समझाता रहता है कि शायद ये सब उसकी थकान या स्ट्रेस के इफ़ेक्ट की वजह से हो सकता है, लेकिन डेल्लू उसे नॉर्मल तरीके से बात करती रहती है और उसकी लाइफ, म्यूज़िक और फैमिली के बारे में सवाल पूछती रहती है। एक दिन वो प्रभेंदु से पूछती है कि उसके और उसके पिता के बीच इतनी टेंशन क्यों बनी रहती है। तब और प्रभेंदु पहली बार अपनी माँ की मौत का पूरा सच बताता है कि कैसे वो पहले भगवान में काफ़ी ज़्यादा विश्वास करता था, रोज़ पूजा भी करता था, पाठ भी करता था, पर उस दिन जब उसके पिता और भाई बाहर पूजा के काम से गए हुए थे, तब उसके घर में सिर्फ वो और उसकी माँ ही थी। शाम को वो मंदिर में पूजा कर रहा था और उसकी माँ ने उसे आवाज़ दी थी, लेकिन उसने सोचा कि पहले पूजा कंप्लीट कर लेता हूँ और बाद में अपनी माँ के पास चला जाऊँगा। और जब प्रभेंदु पूरी पूजा ख़त्म करके गया तो उसने देखा कि उसकी माँ ज़मीन पर गिरी हुई थी और उसी वक्त उसकी माँ की मौत हो चुकी थी। फिर प्रभेंदु के दिमाग में ये बात घुस गई थी कि अगर वो पूजा छोड़कर तुरंत अपनी माँ के पास चला जाता तो शायद उसकी माँ बच जाती। इसी दुख और गिल्ट के गुस्से की वजह से उसने भगवान को ही जिम्मेदार मान लिया और एथीस्ट बन गया। लेकिन डेल्लू उसकी बात चुपचाप सुनती रहती है और कहती है कि हर चीज़ का दोष खुद पर या भगवान पर डालना सॉल्यूशन नहीं होता, ज़िंदगी को रीसेट भी करना ज़रूरी होता है। डेल्लू प्रभेंदु को अपनी मेमोरीज़ को रिकॉल यानी याद करने के लिए अलग अलग जगहों पर ले जाने को कहती है और फिर वो सोचती है कि शायद किसी कॉलेज, किसी सिमेट्री या चर्च जाकर उसे कुछ याद आ जाए। लेकिन हर जगह जाकर भी डेल्लू को सिर्फ कुछ साफ साफ याद नहीं आता। सिर्फ इतना ही याद आता है कि म्यूज़िक से उसका कोई गहरा सा कनेक्शन था
और कोई गिटार की धुन सुनते ही उसे एक अलग ही सुकून मिलता है। इसी वजह से पहले वो अविनाश के साथ ही थी, क्योंकि अविनाश भी गिटारिस्ट था, और जब अविनाश ठीक हो गया था तो उसका कनेक्शन प्रभेंदु के साथ बन गया, क्योंकि वो भी गिटारिस्ट है। डेलू के साथ रहकर प्रभेंदु पहले से ज़्यादा कॉन्फिडेंट होने लगता है। जो चीज़ें पहले वो अवॉइड करता था अब उनका सामना भी करता है। एक दिन तालाब के पास वही गांजा पीने वाले लड़के फिर से दिखते हैं। इस बार डेलू के कहने पर प्रभेंदु भागता नहीं बल्कि उनका सामना करता है और उन्हें धमकाता भी है और वार्निंग देता है कि जब वो ज़्यादा बदतमीजी करते हैं तो प्रभेंदु पहली बार खुद के लिए खड़ा भी होता है और उन्हें डरा कर भगा भी देता है। इस मोमेंट के बाद प्रभेंदु को रियलाइज़ होता है कि डेलू के आने से वो सिर्फ डरावने एक्सपीरियंस ही नहीं बल्कि पॉजिटिव चेंजेस को भी महसूस कर सकता है अपने जीवन में। इसी बीच प्रभेंदु को मुंबई से एक बड़ी अपॉर्चुनिटी मिलती है, जो एक म्यूजिक डायरेक्टर विराज के साथ काम करने का चांस होता है। और फिर ये अपने स्टूडियो जाता है और वीडियो कॉल पर गिटार प्ले करता है, लेकिन जो ट्यून ये प्ले करता है वो विराज को पसंद ही नहीं आती और प्रभेंदु नर्वस हो जाता है। तब डेल्लू उसे गाइड कर देती है कि कैसे नोट्स चेंज करे, और डेल्लू के कहने पर वो दोबारा गिटार को प्ले करता है और डेल्लू के कहने पर वो धुन भी बजाता है और विराज इम्प्रेस हो जाता है और प्रोजेक्ट फाइनलाइज हो जाता है। प्रभेंदु को मुंबई आने के लिए कहा जाता है और इस अपॉर्चुनिटी के बाद प्रभेंदु और डेल्लू के बीच एक इमोशनल बॉन्डिंग और भी ज़्यादा गहरी हो जाती है और दोनों एक दूसरे के साथ काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल भी हो जाते हैं। डेल्लू अपने बारे में थोड़ा थोड़ा सा और बताने लगती है। उसे याद आता है कि उसने किसी से प्यार किया था और वो प्यार का नाम शायद एस से शुरू होता था, लेकिन वो कौन था, कैसा था, ये सब याद नहीं। उसे बस इतना लगता है कि उसकी मौत एक्सीडेंटल नहीं थी और कोई था जो उसके मरने का रीज़न बना था। फिर मुंबई के लिए फ़्लाइट में प्रभेंदु एक लड़की के पास बैठता है और डेल्लू सामने वाली सीट पर होती है। डेल्लू सादी की बॉडी के थ्रू प्रभेंदु से बात करती है, क्योंकि और कोई उसे देख ही नहीं सकता। सादी एक कंपनी में काम करती है और रिसेंटली उसका ब्रेकअप भी हुआ है। डेल्लू उसके फ़ोन मैसेज पढ़कर प्रभेंदु को बताती है कि सादी इमोशनली स्ट्रॉन्ग है और मैच्योर वे में अपना ब्रेकअप हैंडल कर रही है। प्रभेंदु सादी से बात करके उसे थोड़ा कंफर्टेबल करता है और उन दोनों के बीच काफ़ी अच्छी फ्रेंडशिप बनने लगती है। डेल्लू ये सब देखकर मिक्स्ड इमोशंस महसूस करती है। एक तरफ वो चाहती है कि प्रभेंदु खुश रहे और दूसरी तरफ उसे लगता है कि खुद प्रभेंदु से इमोशनली अटैच्ड हो चुकी है। मुंबई पहुंचकर प्रभेंदु का करियर धीरे धीरे काफ़ी ज़्यादा बढ़ने लग जाता है और सादी उसकी मदद भी करती है और दोनों साथ में काफ़ी टाइम भी स्पेंड करने लगते हैं। इसी बीच गांव में प्रभेंदु और उसके पिता के रिश्ते धीरे धीरे सुधरने भी लगते हैं और प्रभेंदु एक दिन देखता है कि उसके पिता चुपके से पप्पू, जो इनका पेट डॉग है, उसका ख्याल भी रख रहे होते हैं, उसके जख्मों पर दवाई लगा रहे होते हैं। और प्रभेंदु पहली बार समझता है कि उसके पिता भी अंदर से टूट चुके हैं, लेकिन डेल्लू के कहने पर वो अपने पिता से बात करना शुरू करता है और पुराने गिले शिकवे धीरे धीरे कम होने लगते हैं। एक शादी फंक्शन में सादी और प्रभेंदु साथ जाते हैं। वहाँ डांस, खुशियाँ और लाफ्टर अपने आसपास के लोगों से घुल मिलकर एक काफ़ी अच्छा बॉन्ड क्रिएट करते हैं। इसी बीच प्रभेंदु को शादी के लिए फीलिंग्स आने लगती है। डेल्लू ये सब देखकर उदास हो जाती है और रात को प्रभेंदु को बता देती है कि वो उसे प्यार करती है, सिर्फ पसंद ही नहीं बल्कि गहरा प्यार। प्रभेंदु सच्चाई के साथ कहता है कि वो डेल्लू को समझता है, लेकिन एक आत्मा के साथ जिंदगी प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं होती और वो कैसे जी पाएगा एक आत्मा के साथ। और ये चीज़ दोनों के बीच थोड़ी टेंशन बढ़ा देती है। इसी इमोशनल मोमेंट की वजह से एक रोड एक्सीडेंट होता है जहां प्रभेंदु बाल बाल बच जाता है। उस शौक के साथ ही डेल्लू की मेमोरीज अचानक से वापस आ जाती हैं और वो आत्मा बताती है कि उसका असली नाम माया मैथ्यू था। उसके पेरेंट्स एनी और विनोद मैथ्यू थे और एक छोटा भाई भी था उसका, जिसका नाम जैकब था। वो बेंगलोर में पढ़ाई करती थी और एक लड़के से प्यार भी करती थी जिसे वो घर लाकर इंट्रोड्यूस करना चाहती थी। पर उस दिन जब वो लड़के को प्रपोज करने के लिए बाहर निकली, उसका एक्सीडेंट हो गया था और हॉस्पिटल में उसे ब्रेन डेड डिक्लेयर कर दिया गया था और फैमिली के साथ कंसेंट से लाइफ सपोर्ट हटा दिया गया था उसका। और अविनाश उसके भाई के स्कूल का फ्रेंड था और इसी वजह से उसकी आत्मा पहले अविनाश के साथ जुड़ी हुई थी और काफ़ी सारी मेमोरीज पूरी तरह वापस आते ही माया का काम पूरा हो जाता है
और वो प्रभेंदु से अलविदा लेकर चली जाती है। माया के आने के बाद प्रभेंदु कुछ टाइम तक काफ़ी दुखी और ब्रोकन हो जाता है, लेकिन उसकी ज़िंदगी अब पहले जैसे नहीं होती। वो अपने पिता के साथ मंदिर जाता है और अपनी माँ को शांति से याद भी करता है और अपनी म्यूज़िक करियर में आगे भी बढ़ता है। एक दिन वो माया के घर जाकर उसके पेरेंट्स से मिलता है और उन्हें लगता है कि प्रभेंदु ही वो लड़का है जिसे माया प्यार करती थी। पर प्रभेंदु इस सच को झुठलाता नहीं। वो माया के घर में एक फ़ोटो देखता है और उसमें माया ने फेवरेट लेवेंडर फ्लावर वाली चूड़ीदार आउटफिट भी पहनी होती है। और उस फोटो को देखकर प्रभेंदु काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो जाता है। घर से निकलते ही एक हल्की सी हवा उसके चेहरे को छूती है और प्रभेंदु समझ जाता है कि ये माया का आखिरी टच था। कहानी यहीं ख़त्म हो जाती है और तब सीन चेंज होता है और प्रभेंदु मुंबई में एक सक्सेसफुल गिटारिस्ट के रूप में स्टेज पर परफॉर्म कर रहा होता है और साधी उसके साथ भी खड़ी होती है। लेकिन उसके दिल के किसी कोने में माया हमेशा जिंदा रहती है और ये प्यारी सी हॉरर कहानी यहीं पर एंड हो जाती है। दोस्तों, कहानी यहीं पर ख़त्म होती है और जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। और हम हर बार ऐसी ही न्यू हॉरर स्टोरीज लाते रहते हैं। और जाने से पहले हॉरर विद डैनी को भूलना मत। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।